हेलो एवरीवन, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आज हम बुक से डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले तो आपको एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ने के लिए कुछ चेंजेस समझने पड़ते हैं, जो कि हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए बच्चे, मैंने आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो फिजिकल चेंज होता है वो ऐसा चेंज होता है जो टेम्पररी होता है, वाइल केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि परमानेंट होता है। तो बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी चेंज हो, आया कि वो फिजिकल हो, आया कि वो केमिकल चेंज हो, उस चेंज को करने के लिए हमेशा वी हैव टू आइदर एब्जॉर्ब द हीट और इवोल्यूट द हीट। या तो उस चेंज के लिए हीट एब्जॉर्ब की जाती है या तो हीट एवोल्व की जाती है। तो देखिए, दो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि व्हाट इज द हीट ऑफ दैट रिएक्शन, हीट ऑफ द रिएक्शन, कि हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। बच्चे देखिए, हीट विच इज evolved और absorbed during a chemical reaction is called heat of reaction। जो भी हीट किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो वो एब्जॉर्ब हो रही है या तो वो रिलीज हो रही है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ दैट रिएक्शन। तो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका क्लियर कट डिफरेंस शो हो रहा होगा आपको कि एक्सो का मतलब क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है इन विच हीट इज evolved, इन विच हीट इज रिलीज्ड। एंड एंडो का मतलब क्या होता है, इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जिसमें हीट क्या की जा सके, जिसमें हीट जज़ब की जाए, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, वो ये है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवोल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जबकि दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपका बेसिक डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपको बताया गया है कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं ये आपके पास हीट जनरेट करते हैं, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये कूलिंग सेंसेशन पैदा करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे heat which is evolved during an exothermic reaction goes to the surrounding and the container in which such a reaction is being carried out gets hot। देखें, हीट आपका जब आपने अपने कंटेनर में, कंटेनर कहते हैं बर्तन को, जब आपने उस बर्तन को हीट किया तो क्या हुआ कि हीट जो है वो उसने उस सिस्टम को पूरे को क्या कर दिया, हॉट कर दिया। और हीट जो है वो जब बाहर निकलेगी तो वो क्या करेगी, वो सराउंडिंग को गरमाइश पैदा करेगी, हीट रिलीज करेगी सराउंडिंग में। और कन्वर्सली उसके उलट अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे, देखेंगे, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग, विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। तो वो क्या करेगा, कंटेनर के टेम्परेचर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू कूलिंग सेंसेशन। तो आपको क्या पता चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, वो कूलिंग सेंसेशन देते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, देखिए इन दोनों का रिएक्शन है, इन दोनों ने रिएक्शन देकर आपको वाटर का मॉलिक्यूल देना है। अब इस प्रोसेस में इतनी हीट रिलीज हो रही है, 571.6 किलो जाउल, ठीक है। तो if the energy evolved is shown separately, it is termed as or expressed as delta H, which is in minus 571.6 किलो जाउल पर मोल। तो बच्चे यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये आपको इंडिकेशन देता है that this reaction is the exothermic reaction। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसकी डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगी, एंड द सेम अमाउंट ऑफ energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction, that is water will decompose to give back oxygen and water, oxygen and hydrogen। देखिए यहाँ पे ये सिंपल सी एक बात है, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके लिखी हुई है। देखिए ये एक है इसका फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। अगर हम इसका बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो ये जो प्रोडक्ट है ना वाटर का,
ये प्रोडक्ट टूटता है वापस रिएक्टेंट में। तो देखिए इसको जब हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो उतनी ही हीट हमें देना पड़ेगी, यानी कि 571.6 किलो जूल पर मोल ये वाटर का मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेगा और तब ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो देखिए आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थिंग्स आर वेरी क्लियर, वेरी इजी, मगर आप थोड़े टेक्निकल है, टेक्निकल वे में समझे। देखिए जब रिएक्टेंट्स मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर बनाया तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, यानी कि माइनस में आई। लेकिन जब प्रोडक्ट ने टूटकर रिएक्टेंट्स बनाए तब एनर्जी पॉजिटिव में लिखेंगे हम, क्योंकि उस वक्त एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो इन शॉर्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है, एट द सेम टाइम अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो वही हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और साथ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 393.5 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे इसका डेल्टा एच हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव में होगा इट मींस दैट 393.5 किलो जूल एनर्जी इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। और अगर हम इसी रिएक्शन को देखिए, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगा अपने कंपोनेंट्स में जो कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो रिवर्स रिएक्शन में उतनी एनर्जी जितनी ये फॉरवर्ड में रिलीज कर रहा था, रिवर्स में उतनी ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूट जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखिए इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ देखिएगा, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन and 393.5 kilojoule per mole energy is heat energy is evolved during this reaction। देखिए इतनी एनर्जी इवोल्व हुई है फॉरवर्ड में, बट व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द रिवर्स डायरेक्शन, मगर अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स में करती हूँ तो सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 393.5 किलो जूल है। तो द चेंज इन एंथैल्पी कितनी होगी, माइनस में। देखिए बच्चे आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अगर एंथैल्पी नेगेटिव है तो उससे क्या इंडिकेशन मिलती है, आपने बताना कि अगर एंथैल्पी नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी बन रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो आपने उस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करनी। ये आपको जनरल रूल बताया गया कि अगर फॉरवर्ड में एनर्जी नेगेटिवली रिलीज कर रही है तो बैकवर्ड में आपने पॉजिटिवली यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, आपने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी है उस कंपाउंड को जिसने टूटना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि both the reactions mentioned above are the exothermic। लास्ट वाला रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक था और ये वाला भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं एंडोथर्मिक। अब देखिए एंडो के दो रिएक्शंस हैं। एंडो का मतलब क्या होता है कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड देगा, तो उसके साथ इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। अब इसकी डेल्टा एच आपने किस में लिखनी है, पॉजिटिव में लिखनी है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव 53.08 किलो जूल। तो ये इंडिकेट करता है कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद सॉलिड आयोडीन ओनली एट हाई टेम्परेचर। अच्छा ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है एंड 53.08 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए एनर्जी भी ज्यादा दी जाती है जो कि 53.08 किलो जूल है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड्स। अब ये जो जब बिजली चमकती है ना तो उससे एनर्जी जनरेट होती है, तो उससे जो एटमॉस्फेरिक आपके पास गैसेस नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों रिएक्ट कर जाती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड दे देती हैं विद एवोल्यूशन ऑफ -180.6 किलो जूल। लेकिन इसकी डेल्टा एच किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, जो इंडिकेशन करेगा कि दैट दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए बच्चे आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सो और एंडो के क्लियर हो गए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर यू। तो देखिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में देखिएगा कि हीट एवोल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज्ड इन सेल्फ हीटिंग और कूलिंग टैंक्स। देखिए यहाँ पे अगर बर्फ वगैरह बन रही है या अगर आप कुछ बॉईल कर रहे हैं तो देखिए उसमें हीट एवोल्व भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो ये आपको बताते हैं कि ये टैंक्स जो है
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी। अब एक्सो किस में होता है? हाई टेम्परेचर में होता है, ये बात याद रखनी है आपने। और एंडो कब होता है? जब टेम्परेचर लो हो जाता है। तो अब ये देखिएगा कि इसकी कुछ एक्सो और एंडो की हमारी डेली लाइफ पे क्या क्या असरात होते हैं, किस किस तरह हम इससे फायदा उठाते हैं, वो पढ़ेंगे। देखिए हमारी प्रेजेंट जो डे लाइफ है ये डिपेंड करती है हेविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन वेरियस फॉर्म्स। ये अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। देखिए आपको पता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप देखिए यहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? आपके पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब वो हीट एनर्जी में हम देखिए, अब वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल एंड कोल टू कुक फूड एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पसेस इन आवर होम्स और इंडस्ट्री। देखिए हम घरों में खाना पकाते हैं, गैस चलाते हैं, ठीक है। इन सब प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही होती है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में। So these are all exothermic reactions. So during these burning processes called combustion, अब ये जो combustion होता है जलने का प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। Substances present in fuse react with oxygen of the air to produce a certain amount of heat. तो जितने भी exothermic reactions होते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए अगर हम खाना भी खाते हैं, अगर हम फूड की भी इंटेक करते हैं, अगर हमारी बॉडी की एनर्जी लो है तो हम उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए हम फूड की इंटेक करते हैं। तो वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है 24 आवर्स जब भी आप कुछ खाते हैं। तो द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी टू कीप्स अस वार्म। हमारे अंदर की तपश को, हमारे अंदर की वार्मनेस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। सो फूड में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे यहाँ पे देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल होता है, ऑयल होता है, नेचुरल गैसेस होती हैं। अब यहाँ से जो हीट जनरेट होती है ना वो स्टीम बनाती है और ये स्टीम जो है ये टर्न करती है, टर्बाइंस को रोटेट करने में हेल्प करती है एंड विच इन टर्न जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें जो पेट्रोल आप डलवाते हैं उसकी कंबशन होती है या डीजल की कंबशन होती है जिससे एनर्जी मिलती है और ड्राइव करने में, गाड़ी को फॉरवर्ड ड्राइव करने में आसानी होती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। और उसके अलावा लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ये जो फायरवर्क्स होते हैं, फायरवर्क्स ये जो जिस टाइम हम ये जो आतिश वगैरह करने के लिए हम यूज करते हैं इवेंट्स वगैरह पे, तो देखिए ये फायरवर्क्स जो है ना ये भी कंबशन के रिजल्ट से होते हैं जिससे प्रोडक्ट हमारे पास हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, साउंड। देखिए एक तो फायरवर्क्स की साउंड भी होती है, दूसरा ये कलरफुल होते हैं, हीट भी जनरेट करते हैं। तो ये इसमें बेसिकली मेटल सॉल्ट्स यूज होते हैं और वो अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं कुछ, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कलर जनरेट होते हैं फायरवर्क्स में। तो बच्चे यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। ये मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको जो है वो इसके आंसर दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।